तो हम लोग स्टार्ट करें, क्या आप लोगों को जुड़ने दें? बताइए, रिस्पॉन्स कीजिए। सर फर्स्ट क्लास से हमको नहीं लगता है कि 20 और से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ पाएगा आज से। मतलब कल के बाद से हमको लगता है 40+ होगा। 13 तो जुड़े हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस सर। 11 मिनट हो गया है, ठीक है। तो हम लोग, जैसा कि आप लोग पिछले फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं, और हमने जो मटेरियल भेजा है वो लोग आप लोग पढ़ चुके हैं। बताइए। यस सर, पढ़े हैं थोड़ा सा सर। ये पिछले सेमेस्टर का मटेरियल है। अब इस सेकेंड सेमेस्टर में आपको इस पेपर का नाम दिया गया है डिसर्टेशन। तो डिसर्टेशन का मैंने कुछ लोग जो थे कल जुड़े हुए, कुछ लोग भी कल जुड़े थे, तो उनको डिसर्टेशन के बारे में आइडिया दिया था। तो मैं आज फिर से वो चीज रिपीट कर रहा हूँ कि डिसर्टेशन क्या है और इसमें क्या करना है इस सेमेस्टर में। बेसिकली आपको जो दोनों सेमेस्टर है हमारा, चारों सेमेस्टर मिला के आपको मुख्य रूप से एक डिसर्टेशन फाइनली तैयार करके आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। जब तक आप डिसर्टेशन सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपको एमएड की डिग्री अवार्ड नहीं की जाएगी। ये बात आप ध्यान में रखिए। सभी पेपर में भले आप पास हो जाएं, लेकिन जब तक आपका डिसर्टेशन सबमिट नहीं होगा तब तक एमएड की डिग्री आपको अवार्ड नहीं की जाएगी। समझ गए मेरी बात को? एक क्वेश्चन था सर, रिजल्टेशन सर यहाँ क्या हुआ, वो थीसिस सर? हाँ, बता रहे हैं, उस पर हम आ रहे हैं। पहले आपको एमएड के बारे में बता दें कि एमएड में यह जो आपका पेपर है क्यों रखा गया है। उसके बाद हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे। तो डिसर्टेशन एक किसी भी कोर्स के, किसी भी यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं कि डिसर्टेशन में हम शोध करना सीखते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो उसका हम लोगों ने थ्योरी पार्ट जाना कि क्या क्या रिसर्च होता है, उसमें क्या क्या किया जाता है। अब उसका इम्प्लीकेशन हम लोग जानेंगे। इम्प्लीकेशन अर्थात उसका उपयोग कैसे करेंगे। थ्योरी तो हमने पढ़ लिया पिछले सेमेस्टर में, लेकिन अब हम इस सेमेस्टर में स्टेप वाइज उसका प्रयोग करना सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रयोग उसका किया जाता है। तो प्रयोग करने के लिए हमें इसमें बहुत सारे चीजों को फिर से रिपीट करना है, जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। इसमें आपको पहले हम ले चलते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है आपका सिलेबस। सिलेबस दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं दिखाई दे रहा है। सर अब दिखाई दे रहा है? नहीं जी सर, आप दिख रहा है। दिख रहा है सिलेबस आपका? जी आप दिख रहे हैं। सिलेबस तो नहीं आया सर। देखिए, आप वीडियो वाला ऑफ कर दीजिए। नहीं आया। आप अपना स्क्रीन ऑफ कीजिए, थोड़ा स्लाइड कीजिए अपने मोबाइल पर, तो आपको दिखेगा। ठीक है? यस सर, अब आ रहा है सर। आ रहा है ना? जी। तो ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है।
जी ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, ठीक है। जी सर, दोनों इसमें CC4 में हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च पढ़ दिया है। अब यहाँ पर इसी से संबंधित CC9 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिसर्टेशन। और यहाँ देखिए दिया गया है हाफ करने का क्या तात्पर्य है? कोई रिस्पॉन्स? शायद आधा पार्ट ही पढ़ेंगे सेमेस्टर 2 में डिसर्टेशन का। हाँ, सेमेस्टर 2 में डिसर्टेशन का हाफ पोर्शन पढ़ेंगे। तो हाफ पोर्शन में यहाँ पर हम लोगों को सीखना है। तो हाफ पोर्शन डिसर्टेशन का होता है रिसर्च प्रपोजल तैयार करना, जिसको कि आप लोग PhD में कहते हैं सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। कई जगहों पर बोला जाता है सिनॉप्सिस, और मेन उसका टेक्निकल नेम है, वो है आपका प्रपोजल तैयार करना। हाँ, रिसर्च प्रपोजल। जी जी, ठीक है। अगर कोई जुड़ेंगे तो इंडिकेट कीजिए, क्योंकि जब ये स्क्रीन चलेगा तो कोई जुड़ना चाहेगा तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। जी तो अगर कोई जुड़ना चाहेगा तो थोड़ा सा इन्फॉर्म करेगा हमें। जी। तो अब हम लोग आते हैं CC9 पर, जो हमारा पेपर है CC9, उसमें हम आते हैं। तो अभी आप लोग इतना समझ गए कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च में जो हमने अध्ययन किया है, उसका इम्प्लीकेशन प्रीव्यू हम लोग इस पेपर में अध्ययन करेंगे। तो हमारा CC9 में जो आपका ऑब्जेक्टिव्स, पहले हम लोग अगर डिटेल जानना है तो किसी भी पेपर का पहले हम ऑब्जेक्टिव्स अध्ययन करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स अध्ययन करने से क्या पता चलता है कि इस पेपर को पढ़ने का क्या उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स आप लोग जानते हैं तो उद्देश्य। तो हम लोग ये पेपर जो हमारा CC9 है डिसर्टेशन, इसको हमको पढ़ने से क्या लाभ हुआ या क्या हम सीखेंगे, ये हमको जो सभी प्रकार की जानकारी है जो है वो हमें इसके उद्देश्य से मिलता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा भी है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट टीचर विल बी एबल टू, मीन्स कि इस पेपर को पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट टीचर आप लोग हैं, छात्र अध्यापक हैं, वो किस सर चीज कोई में ज्वाइन होना चाह रहा है, कोई ज्वाइन होना चाह रहा है, ज्वाइन होना चाह रहे हैं। रोल नंबर सोनम। आरती है नहीं, सर, नहीं। अभिनंदन आरती। नहीं, ये ज्वाइन है, ये अपना जो है प्रेजेंट करी है। ये संतोष है। चलिए, तो इसका उद्देश्य है कि आप लोग अगर इस चैप्टर को, इस पेपर का अध्ययन कर लेंगे तो इन चीजों में को समझने में या करने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो पहला है आपका आइडेंटिफिकेशन द प्रायोरिटी एरिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो किस चीज में सक्षम होंगे इस पेपर को पढ़ने के बाद कि शैक्षिक अनुसंधान में कौन कौन सी प्रायोरिटी एरिया है, यानी कि किस क्षेत्र में आप रिसर्च करना चाहते हैं या कौन कौन सा एरिया महत्वपूर्ण है जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। तो इसके आइडेंटिफिकेशन में, इसको पहचान करने में यह पेपर आपको मदद करेगा। फिर दूसरा उद्देश्य आपका है रियलाइजेशन द स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस, यानी कि अनुसंधान की प्रक्रिया में
कौन कौन से आधारभूत स्टेप्स आप अपनाएंगे उनके बारे में आपको यहाँ पर अध्ययन कराया जाएगा। यानी कि आप रियलाइज कर सकेंगे कि कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं जिनको कि आपको अपने रिसर्च में शामिल करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव्स है कोई जुड़ना चाह रहे हैं क्या? ठीक जी मनोज कुमार, सुनिए प्रिया कुमार। तो अगला जो हमारा उद्देश्य होगा वो है अंडरस्टैंड द पर्पस एंड मेथड ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च। यानी कि साहित्य संबंधित रिव्यू जो है उसको रिसर्च में उसका क्या मेथड है, क्या पर्पस है, उद्देश्य है, उसको समझने में आपको आसानी होगी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। एंड और क्या होगा, टू एबल टू प्रिपेयर ए रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू रिपोर्ट, और आपको लिटरेचर रिव्यू रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेगा। नेक्स्ट इसका आपका ऑब्जेक्टिव्स है आइडेंटिफाइड एंड फॉर्मुलेट ए रिसर्च प्रॉब्लम कंसीडरिंग द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। यानी कि जो पैरामीटर्स बताए गए हैं उनके आधार पर आप रिसर्च प्रॉब्लम अर्थात अनुसंधान समस्या को पहचान सकते हैं और उसका निर्माण कर सकते हैं। फिर है रिलेवेंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चन, और आप इसके आधार पर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात अनुसंधान प्रश्न या वस्तुनिष्ठ जो उसको कहते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अर्थात अनुसंधान के उद्देश्य और उस पर आधारित क्वेश्चंस। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पिछले सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे रिसर्च क्वेश्चंस जब निर्माण करेंगे तभी आप हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं, या जिसको हम लोग परिकल्पना बोलते हैं। तो परिकल्पना निर्माण करने के लिए किसी भी अनुसंधान के उद्देश्यों और उसके प्रश्नों को जानना आवश्यक है या उसको ज्ञात करना आवश्यक है। तो वो चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है आइडेंटिफाइड द वेरिएबल्स ऑफ ए चूजन रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद वेरिएबल्स जो हमारे हैं, जो चर होते हैं, उनको चूज करने में, उनको चुनने में, रिसर्च प्रॉब्लम के चरों को चुनने में या पहचान करने में यह चैप्टर आपको मदद करेगा। फिर है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस कंसीडरिंग द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है उसके उद्देश्यों के आधार पर परिकल्पना का निर्माण करना, हाइपोथेसिस। और इस चैप्टर का लास्ट उद्देश्य होगा राइट ए रिसर्च प्रपोजल ऑन ए चूजन रिसर्च प्रॉब्लम कंसीडरिंग द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। यानी कि इस पेपर का आपका प्रमुख उद्देश्य है राइट ए रिसर्च प्रपोजल, यानी कि किसी भी रिसर्च प्रपोजल को या अनुसंधान प्रारूप को आप कैसे लिखेंगे। तो इस चैप्टर में इस पेपर का मुख्य उद्देश्य लास्ट तक यही है कि आप किस प्रकार से रिसर्च प्रपोजल आप तैयार करेंगे और उसको आपको तैयार कर सबमिट करना है। यानी कि इस सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में जाकर आपको रिसर्च प्रपोजल तैयार करके जमा करना है
और उसके बाद और अन्य सारी जो क्रियाएं हैं, जैसे हाइपोथेसिस के बाद फिर आपका मेथोडोलॉजी आएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डाटा एनालिसिस, उसके बाद आप किस प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आगे के सेमेस्टर्स में बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है अभी? कोई रिस्पॉन्स किए? यस सर। स्क्रीन जा रहा है ना? जी जी। चलिए, तो अभी तक हमने जाना कि इस पेपर को पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं। तो इस पेपर को पढ़ने के आपने जान लिया कि 7 प्रमुख उद्देश्य हैं, जिसको हम लोग इस पेपर को पढ़ने के बाद अचीव करेंगे। अब हमने दो वीडियो भी आप लोगों को शेयर किया था, जिसको आप लोगों ने देखा है। हेलो जी सर, देखे थे सर। हाँ, तो उसमें हमने बताया है, 2 चीजें बताई है, 3 चीजें बल्कि उसमें जिक्र किया गया है। एक तो बेसिस ऑफ रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च। उसके पहले हमने बताने की कोशिश किया है कि बेसिस क्या है और एरियाज क्या है। इसके बारे में आप लोग क्लियर हैं कि बेसिस क्या है एजुकेशनल रिसर्च के और एरियाज क्या है? हेलो सर, फिर से बता देते तो सर। वो वीडियो कितने लोगों ने देखा है? देखे तो थे सर। और लोग बस एक ही आहार स्टैंड अप है, और कोई लोग नहीं देखे? देखे थे सर। सर आज देख लेंगे सर, नहीं देख पाए। हाँ? नहीं सर आज तो देख लेंगे, नहीं देख पाए। तो YouTube पर मैं डाल दिया हूँ, YouTube से आप उसको देखिए। वो तो मैंने आप लोगों के लिंक भेज दिया था व्हाट्सएप पर भी, और 3-4 दिन पहले दो वीडियो भेजा है, वो आप ही लोग सर आज देख लेंगे। वही वो वीडियो किसके लिए मैंने बनाया है? आप लोग के लिए बनाया है ना। कोई तो और उसके लिए किसी के लिए काम का चीज है नहीं, क्योंकि उसमें जो है केवल एलिमेंट के लिए है। वो कॉमन वीडियो तो है नहीं कि सब लोग उसको देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैं बता देता हूँ, लेकिन उसको आप डिटेल में, वो वीडियो है करीब 25 मिनट का वो वीडियो है। तो 25 मिनट का है, तो उसको आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ जाएंगे। उसमें सभी एरियाज का आपको जिक्र किया हुआ है कि कौन कौन से एरियाज हैं और कौन कौन से बेसिस हैं। तो हमने उसमें जिक्र किया है कि बेसिस जो है वो आधार कहने का मतलब होता है कि फाउंडेशन उसका रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च का क्या है। तो जैसे उसमें हमने जिक्र किया था कि जैसे अगर कोई मैथमेटिक्स पढ़ता है तो मैथमेटिक्स का क्या आधार होता है? उसमें नंबर सिस्टम और संकेत जो है उसका आधार है, जहाँ से बच्चा सीखना शुरू करता है। तो वही आधार जब आपके पास रहेगा तभी आप मैथ जान सकेंगे। अगर आप नंबर सिस्टम नहीं जानते हैं, उसके सिंबल्स को नहीं जानते हैं, तो आप मैथ के बारे में कुछ नहीं जान सकते। तो सारा मैथ की क्रिया जो होती है वही नंबर सिस्टम और सिंबल से होती है। तो उसी प्रकार से एजुकेशनल रिसर्च में भी सारी क्रियाएं इसके आधार पर होगी। तो आधार इसका जो भी आपने अभी तक बीएड एमएड के जो पाठ्यक्रम में अध्ययन किया है, जैसे साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, आपका हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, उसके बाद टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मैक्सिम्स, ये सारी चीजें जो है या पेडागोजी जिसको कहते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारा बेस है। ठीक है, और इससे जो भी चीजें उत्पन्न हुई है
वो सारा हमारा उसके बाद एरियाज आ जाएगा। एरियाज में जैसे कि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी का एरिया आ जाएगा। जैसे कि आपको उसमें पर्सनालिटी, किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी आपको देखना है, स्टूडेंट का पर्सनालिटी देखना है, उसके टीचर का पर्सनालिटी देखना है, या एडमिनिस्ट्रेटर का पर्सनालिटी देखना है। तो बेस तो साइकोलॉजी है या उसका पर्सनालिटी है, लेकिन अलग अलग एरिया हो गया कि स्कूल में हम देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव संस्थाओं में देख रहे हैं, तो ये सब उसके एरियाज हो जाएंगे। तो ये बेसिक चीज है कि आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि बेसिक्स क्या है या एरियाज क्या है। तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है और बेसिस से ही एरियाज डेवलप्ड होते हैं। ठीक है? यस। और किसी को दिक्कत इस दोनों चीजों में समझने में? तो बेसिस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या है, और ज्यादा समझना है तो आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है? अब नेक्स्ट है इसमें, कोई प्रॉब्लम इसमें बेसिस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में? कौन सा? नो सर। हेलो सर, वो नहीं बेसिस आता ऑफ है। एजुकेशनल रिसर्च में हम लोग वो हाइपोथेसिस वो स्क्रीन क्रिएट पर करना क्लिक कीजिए ना, स्क्रीन पर से और वो क्या जो कहते जनरली हैं सबका फोटो सैंपलिंग जो आ रहा करना, है ये वही सब ना? इन होगा सर? नहीं, अभी हाइपोथेसिस बनाना आप आप लोग नहीं सीख रहे आपका हैं। साउंड नहीं जा रहा है ना, तो स्क्रीन पर आप क्लिक कीजिए, ठीक है? समझ गए ना? स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद राहुल वहाँ जी, पर आप आपका दूसरी जगह बात कर रहे हैं तो इसको ऑफ कर दीजिए। ओ सॉरी सर। तो राहुल, आप अपना देखिए, वीडियो ऑफ अरे कर हम दीजिए। जो बोल रहे थे सर भी सुन लिए सब बात, समझे? अभी भी सुन रहे हैं? ऑफ नहीं हुआ? हम ऑफ कर दे रहे हैं, वो ऑन कर दे रहे हैं। हाँ, तो जो हाइपोथेसिस जो है वो हम लोग बाद में बनाना सीखेंगे। अभी पहला चरण उसका है कि हम लोग यह जाने कि एजुकेशनल रिसर्च के एरियाज और बेसिस क्या क्या है। जी। जैसे रिसर्च कई फील्ड में होते हैं, आप लैंग्वेज में अलग रिसर्च करते हैं, साइकोलॉजी में अलग रिसर्च करते हैं, सोशियोलॉजी में अलग रिसर्च करते हैं, फिलॉसफी में अलग रिसर्च करते हैं। ठीक है? लेकिन हमको यहाँ पर एजुकेशनल रिसर्च में किस टॉपिक पे रिसर्च? हाँ, हेलो, फिर से सर, बोलिए। एजुकेशनल रिसर्च में हम लोग किस टॉपिक पे करेंगे रिसर्च? हाँ, वही तो आ रहे हैं धीरे धीरे। वही आपको इस पूरे यूनिट में वही जानना है कि एजुकेशनल रिसर्च में कौन कौन से चीजों पर आप रिसर्च करेंगे। ठीक है ना? तो उसी पर हम लोग आ रहे हैं। तो हम लोग पहले इस एजुकेशनल रिसर्च को समझने की कोशिश करें पहले, तब आप आगे बढ़िएगा। तो एजुकेशनल रिसर्च हम कह रहे थे कि सब सब्जेक्ट का अलग अलग अपना आधार होता है, अपना एरिया होता है। कोई अगर साइकोलॉजी में करना चाह रहा है तो उसका एरिया केवल साइकोलॉजी होगा। फिलॉसफी में करना चाह रहा है तो उसका केवल फिलॉसफी होगा। कोई हिंदी में करना चाह रहा है तो उसका केवल हिंदी होगा। कोई साइंस में करना चाह रहा है तो वो उसका एरिया, या साइंस में कहें कि जूलॉजी में कर रहा है तो जूलॉजी होगा, बॉटनी में कर रहा है तो बॉटनी होगा, केमिस्ट्री में कर रहा है तो केमिस्ट्री होगा। हम यहाँ पर जिक्र करेंगे एजुकेशनल रिसर्च, यानी कि शैक्षिक अनुसंधान, जिसको हम लोग करते हैं। तो अभी तक आपने बीएड एमएड किया, तो बीएड एमएड के कोर्सेज में अभी तक जो भी आपने अध्ययन किया वो शैक्षिक से रिलेटेड किया, यानी कि एजुकेशनल से रिलेटेड किया। आपने साइकोलॉजी भी पढ़ा, तो कौन सा साइकोलॉजी पढ़ा बताइए? चाइल्ड, बच्चों के बारे में। एजुकेशनल साइकोलॉजी। जी, एजुकेशनल। तो आपने फिलॉसफी भी पढ़ा, तो कौन सा फिलॉसफी पढ़ा? एजुकेशनल फिलॉसफी। न कि आपने पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ा और सोशियोलॉजिकल फिलॉसफी पढ़ा। हमारा जो फिलॉसफी में एक ही बेस था, एजुकेशनल।
जैसे किसी का महात्मा गांधी का शैक्षिक दर्शन, प्लूटो का शैक्षिक दर्शन, प्लूटो का राजनीतिक दर्शन हम लोग नहीं पढ़ते हैं यहाँ पर। अरस्तु का भी पढ़ा तो हमने शैक्षिक दर्शन पढ़ा। डीवी जॉन डीवी का है तो उसका भी हमने यहाँ पर शैक्षिक दर्शन पढ़ा। तो फिलॉसफी हमने पढ़ा, लेकिन किस संदर्भ में पढ़ा? एजुकेशनल के संदर्भ में, शैक्षिक के संदर्भ में। उसी तरह साइकोलॉजी भी हमने पढ़ा। तो साइकोलॉजी में बहुत सारे क्षेत्र हैं, वो सब हम नहीं पढ़े, बल्कि क्या है उसमें क्या पढ़ा हमने? केवल शैक्षिक, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, यानी कि शैक्षिक समाजशास्त्र। वैसा समाजशास्त्र जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से बाहर की चीजों को हम लोग अध्ययन नहीं किया। उसी तरह हमारा जो पेडागोजी है, जो कहें कि शिक्षण टीचिंग मेथड्स है या शिक्षण विज्ञान है, उसके बारे में अध्ययन किया। तो एजुकेशनल रिसर्च में भी हम लोग इन्हीं चीजों का समावेश करते हैं। यानी कि अगर साइकोलॉजी चुनेंगे तो एजुकेशनल साइकोलॉजी चुनेंगे। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या क्या आएगा? तो जो बच्चे की साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, यानी कि बच्चे में शैक्षिक विकास कैसे कैसे होता है, उसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे उसके पर्सनालिटी एक शैक्षिक डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, मोटिवेशन है, लर्निंग है, इंटेलिजेंस है, आपको क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो ये सब उसके साइकोलॉजी के एस्पेक्ट्स हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है और रिसर्च भी करेंगे तो इन्हीं से संबंधित करेंगे। और रिसर्च में जो एरियाज में आएंगे, तो रिसर्च एजुकेशनल की जब बात करते हैं तो शिक्षा से संबंधित जो भी रिलेटेड हैं वो सारी चीजें आएंगी। जैसे अगर क्षेत्र में देखें तो प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी के बाद पहले भी होता है प्री प्राइमरी, जो स्कूल में जानते हैं आप लोग, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल या सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, कॉलेज या कहें हायर एजुकेशन जिसको हम लोग कहते हैं। इसके अलावा जो शैक्षिक संस्थानों से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको हम लोग शैक्षिक अनुसंधान में रख सकते हैं। तो शैक्षिक अनुसंधान में ये सारी चीजें आपको आती है। क्लियर हुआ? हेलो, शैक्षिक अनुसंधान के बारे में क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो शैक्षिक अनुसंधान के बेसिस एरियाज क्या क्या होंगे आप समझ गए होंगे कि इतने में से आपको टॉपिक चुनना है। यानी कि उसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी शामिल होना चाहिए, उसके स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं, उसके टीचर शामिल हो सकते हैं, उसके स्टाफ शामिल हो सकते हैं। यानी कि आपके शिक्षण से रिलेटेड, शिक्षण संस्थाओं से रिलेटेड ही टॉपिक शैक्षिक अनुसंधान में लिए जा सकते हैं। ठीक है? अगर इनसे कोई बाहर टॉपिक है तो वो आपको शैक्षिक अनुसंधान में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि वो शिक्षा से जुड़ा हुआ टॉपिक होना चाहिए। अब बच्चों को आप लेते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर मैथ के आप सब्जेक्ट हैं तो मैथ से रिलेटेड आप टॉपिक चूज कर सकते हैं कि मैथ को कैसे पढ़ाया जा सकता है, मैथ में को पढ़ने में कौन कौन सी समस्याएं आती है, या उन समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, या किस मेथड से आप पढ़ाएं कि बच्चे ज्यादा लर्न करें, ज्यादा सीखें। तो ये सब टीचिंग से संबंधित आप समस्याओं का चयन भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंटेंट ऑफ एजुकेशन ये भी समझ में आ गया। अभी सारी चीजें जो हमने बताई इसमें आपका है शिक्षा के विषय वस्तु से रिलेटेड समस्याएं।
तो शिक्षा के विषय वस्तु को का भी हमने जिक्र किया। ये सारे जो जिक्र किया मैंने, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल फिलॉसफी, टीचिंग मेथड्स, ये सारे कंटेंट्स हैं एजुकेशन के, हैं या नहीं? हेलो, जी हाँ सर। ये सारे कंटेंट्स हैं। तो सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई यहाँ पर अलग से नहीं है। डिफरेंट स्टेजेस एंड सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन, इसकी भी चर्चा हमने की कि कौन कौन से स्टेज हैं और कौन कौन से सेक्टर्स हैं। इसका आपको हमने जो सेकेंड वीडियो भेजा है उसमें डिफरेंट स्टेजेस और सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन की चर्चा की गई है। इसको आपको एक बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एजुकेशनल रिसर्च के स्टेजेस हैं और सेक्टर्स हैं जिनके आप अपने प्रॉब्लम का चयन कर सकते हैं। तो इसी में नेक्स्ट है प्रॉब्लम रिलेटेड टू टीचिंग प्रोसेस। तो टीचिंग प्रोसेस के बारे में अभी मैं जस्ट इसको बताया आपको कि आप, हेलो, कोई बोल रहे हैं क्या? सर खुद से कट रहा है बहुत, आवाज कट रही है। हेलो, सभी लोगों को आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं Yes, कट sir. रही है, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आवाज तो सही सही आ रही है। आवाज सही जा रही है ना? जी जी, यस सर, आवाज क्लियर आ रही है सर। चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चर्चा करें कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू टीचिंग प्रोसेस। तो आप लोगों ने बीएड एमएड में देखा होगा कि प्रोसेस ऑफ टीचिंग क्या है। कोई बताएंगे कि नहीं? कोई याद है कुछ? नहीं सर, अब नहीं है। चलिए, तो आप लोग इसके लिए टीचिंग ऑफ प्रोसेस को ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बुक आप पढ़ेंगे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि शैक्षिक तकनीकी की बुक आती है, और आप लोग शायद पढ़े भी होंगे। तो उसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि जैसे कंप्यूटर आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। तो कंप्यूटर में कितने प्रोसेस होते हैं? 3 प्रोसेस होता है सर जनरली। हाँ, तो कंप्यूटर में जैसे आप लोग जानते हैं कि 3 प्रोसेस होता है। एक को इनपुट कहा जाता है, दूसरे को प्रोसेसिंग कहा जाता है, और उसके बाद तीसरा आउटपुट होता है। 3 होता है। तो उसी तरह से समझिए कि एजुकेशनल टीचिंग प्रोसेस में भी 3 ही फैक्टर होते हैं। एक होता है इनपुट, यानी बच्चे के दिमाग में इनपुट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अनुसंधान जो है, शैक्षिक अनुसंधान, वो भी अगर हम टीचिंग प्रोसेस से इसको कनेक्ट करें तो 3 स्टेप्स में आप जोड़ सकते हैं, या इसे आप रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला है इनपुट। तो इनपुट के अंदर जैसे कि यहाँ पर आप मान लीजिए कि बच्चा एक कंप्यूटर है, ठीक है, जिसको आप पढ़ा रहे हैं, जो लर्नर है, यहाँ पर हम कहें लर्नर। तो लर्नर क्या है? एक कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर के अंदर पहले क्या करते हैं? इनपुट डाटा डालते हैं, इनपुट करते हैं। तो उसी तरह से टीचर भी जो है बच्चे के अंदर डाटा को डालता है, यानी कि टीचिंग स्टेप्स के पहले स्तर में इनपुट किया जाता है, यानी बच्चे को लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, या उसको इंस्ट्रक्शन बोले या टीचिंग बोले, किसी माध्यम से उसको हम इनपुट करते हैं। तो इनपुट करने के इनपुट में के अंतर्गत क्या क्या आएगा? इनपुट के अंतर्गत आएगा आपका पाठ्य सामग्री। अगर टेक्नोलॉजी में अगर उसका प्रयोग करें तो जैसे आप ब्लैक बोर्ड कहते हैं, या फिर
जितने भी हार्डवेयर्स हैं, जैसे आप टीचिंग में ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हैं, चार्ट का प्रयोग करते हैं, मैप का प्रयोग करते हैं, आप अपने मेथड्स का प्रयोग करते हैं, आपका लेक्चर मेथड जो हो गया या लेक्चर से कर रहे हैं, या फिर आप क्या कहते हैं, जितने भी मेथड्स हैं, डिस्कशन मेथड हो गया आपका, हाँ डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, तो जितने भी मेथड्स हैं ये सब क्या है, इनपुट है। यानी कि आप उसको ये सब दे रहे हैं, किस माध्यम से दे रहे हैं, या फिर आप अपने टीचिंग में जैसे अभी आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं, या ओवरहेड प्रोजेक्टर आता है उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सारा चीज जो है हम लोग प्रोसेस के इनपुट में रखते हैं। तो आप इनपुट से संबंधित टॉपिक का चयन या उससे संबंधित समस्याओं का चयन कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा एक लेक्चर मेथड से ज्यादा सीखेगा या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से ज्यादा सीखेगा। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से, हाँ वो आप जानते हैं, लेकिन इस पर रिसर्च तो किया जा सकता है। यस सर, यस सर। अभी जैसे है, अभी हम ये टीचिंग मेथड लें कि जो कन्वेंशनल टीचिंग मेथड है उससे ज्यादा सीखते हैं, या ऑनलाइन मेथड से, जैसे अभी जो हम लोग सीख रहे हैं उस मेथड से ज्यादा सीखते हैं। या ऑनलाइन तो सर अपर क्लास वालों के लिए हो गया सर, जो मतलब जूनियर लेवल के हैं उनको तो मतलब स्पेशली बताना पड़ेगा सर। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ही बेटर होगा उनके लिए। नहीं तो आजकल लॉकडाउन में सब बच्चा लेके यूट्यूब के वीडियो से भी सीख रहा है। जी वो तो सीख रहे हैं सर जी। तो अब इसको अगर आप अनुसंधान करना चाहते हैं कि बच्चे जो है क्लास में जाकर सीखते थे ज्यादा कि अभी ऑनलाइन में यूट्यूब से ज्यादा सीख रहे हैं, ये आपकी ये समझ। यूट्यूब से सीख तो रहे हैं सर, लेकिन वो जनरली देखा जाए तो मतलब जो जूनियर प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं सर, उनके लिए तो साइड इफेक्ट भी है ना सर, उनके लिए मतलब आंखों के लिए दिक्कत है सर। और ये तो आपका अपना स्टेटमेंट हुआ ना, ये निजी सोच है राहुल सर, लेकिन अपना लोग को कुछ कहने से पहले इस पे रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ प्रॉपर्ली क्या नहीं। जैसा कि सर एक क्वेश्चन हम बोलना चाह रहे थे, अभी जो गुजरात सरकार है वो ऑनलाइन क्लास को सर बंद करवा दी है सर। वो ठीक है, लेकिन कोई भी आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो आपका अपना स्टेटमेंट है, ये रिसर्च स्टेटमेंट नहीं है। रिसर्च स्टेटमेंट के ऐसे आपको 50 बच्चों से मिलना पड़ेगा, उससे डाटा लेना पड़ेगा कि आप यूट्यूब से ज्यादा सीख रहे हैं कि कक्षा में ज्यादा सीख रहे हैं, या फिर आपको इस पर एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना पड़ेगा कि एक ग्रुप को केवल क्लासरूम में भेजिए और एक ग्रुप को केवल यूट्यूब से सिखाइए, तब आप डिफरेंस कर पाएंगे कि कौन ज्यादा इफेक्टिव है। ये तो सर यूट्यूब इसलिए ज्यादा इफेक्ट होगा क्योंकि ये सर मतलब ऑडियो वीडियो विजुअलाइजेशन है, जिसके माध्यम से बच्चों को देखने में ज्यादा अच्छा लगता है सर। तो ये टॉपिक हो सकता है। और दूसरा आपका जिस पर कमेंट है कि इसमें अब दूसरा ये भी आप रिसर्च कर सकते हैं कि यूट्यूब के प्रयोग से क्या माल एडेप्टिव बच्चों में डेवलप होते हैं। आप जिससे कह रहे हैं कि बच्चे बिगड़ जाते हैं, या उसमें क्या क्या कुरीतियां, या उसको कह सकते हैं कि क्या क्या बैड हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं, ये भी इस पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं कि यूट्यूब प्रयोग करने वाले बच्चों के बिहेवियर्स का अध्ययन, उसके व्यवहारों का अध्ययन ये किया जा सकता है। जनरली तो सर यूट्यूब पर सर जनरली हम जानते हैं कि एक महासागर है सर। अब इसमें महासागर में से हम एक गिलास पानी लेते हैं या एक बाल्टी पानी लेते हैं, तो उन पर डिपेंड करता है। तो जो भी रिसर्च होता है वो कंट्रोल्ड और लिमिट में होता है, उसको लिमिट दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि महासागर में उसको गोता लगाने के लिए, डूबने के लिए छोड़ दीजिएगा। एक लिमिट एरिया में होगा ना रिसर्च। और रिसर्च जैसे हम करेंगे ना ऑफलाइन या ऑनलाइन, उस पर रिसर्च करने के बाद जो
हमारा रिजल्ट होगा, उससे पता चलेगा कि मतलब कौन सा बेनिफिट है, या ऑफलाइन क्लासेस बेनिफिट है या ऑनलाइन क्लासेस बेनिफिट है। ये तो रिजल्ट पे डिपेंड। जैसा कि सर अभी अभी प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रहा है सर कोविड-19 के अनुसार से, इसके अनुसार देखा जाए तो यूट्यूब बेटर है सर। अभी जैसा कि स्थिति अभी बहुत ही दयनीय है, ये तो ठीक इसके है। अनुसार से बेहतर देखा जाए हम यहाँ पर देखिए बेहतर क्या है क्या खराब है इस पर हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम चर्चा कर रहे हैं अनुसंधान पर। यस ठीक सर, ठीक है कि अनुसंधान में कैसे करेंगे, किस प्रकार उसकी समस्याओं का चयन करेंगे, इस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन में क्योंकि जो टॉपिक है वो महासागर है, अब उस पर चर्चा करने लगेगा तो उधर रह जाइएगा और इधर जो है इधर सब ट्रेंड छूट जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम ज्यादा उधर वो आपका विचार है, वो सबका अलग अलग विचार होगा, वो यहाँ पर डिबेट हम नहीं करा रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बल्कि हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि अनुसंधान का चयन या उसकी समस्याओं का चयन कैसे करेंगे। तो और पर्टिकुलरली हम लोग सीख रहे हैं कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू टीचिंग प्रोसेस। ठीक है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू टीचिंग प्रोसेस। तो टीचिंग प्रोसेस में हमने कहा कि 3 प्रोसेस हो गया। ठीक है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। हाँ, तो इनपुट में समझ गए कि क्या क्या से इनपुट हो गया। अब जो है प्रोसेसिंग पर आते हैं। तो प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग बच्चे का अपना मेंटल स्टेटस है। जैसे सबका मेमोरी अलग होता है, बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप जान रहे हैं, तो सबका मेमोरी अलग होगा, सबका थिंकिंग अलग होगा, सबका मतलब कहें कि ब्रेन का स्ट्रक्चर जो होता है वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। इसमें मेंटल हेल्थ भी आता है कि उसका दिमागी स्थिति कैसा है। तो इस पर हम लोग ये सारी चीजें जो है प्रोसेसिंग में आती है। कोई बच्चा एक बार ध्यान से सुनेगा तो उसे याद हो सकता है, कोई बच्चे को अगर 10 बार भी बताइएगा तो वो याद नहीं करेगा, क्योंकि उसका माइंड हो सकता है दूसरे जगह हो। तो ये सब उसके सीखने की प्रक्रिया का प्रोसेसिंग है, जिस पर भी आप अनुसंधान कर सकते हैं। जैसे कि किसी को कोई बच्चा कितना सीखता है, इस पर आप जैसे कि इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है, तो समझ लीजिए कि इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी, ये सब पर अगर आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर आप अनुसंधान करते हैं तो ये सारे प्रोसेसिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है तीसरा स्टेप, आउटपुट। ठीक है। अब उसका रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट हम किससे देखते हैं? ये प्रेजेंटेशन किसका आ रहा है? नहीं, किरण कुमारी सर। किरण कुमारी सर। तो आउटपुट में हम देखेंगे कि क्या सीखा। जैसे पहले हमने उसको बच्चे को इनपुट दिया, ऐसे सिखाया, उसका दिमाग उसका प्रोसेसिंग किया, उसका मेंटल लेवल, इंटेलिजेंस, ये सब से उसको अब वो क्या आउटपुट दे रहा है। यानी कि बच्चे को आपने पढ़ाया, वो सीखा कि नहीं सीखा, उसका हम लोग इवैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी करेंगे वो आउटपुट के अंतर्गत आएगा। जैसे कि मैथ में क्या उपलब्धि है बच्चे की, अगर गणित में हम जानना चाहते हैं कि उपलब्धि क्या है, कितना सीखा, तो ये क्या हो गया? आउटपुट हो गया, वो आपको जवाब देगा। तो उसी तरह से हर विषय का जो उपलब्धि है, अचीवमेंट है, या कहें कि जो वो रिस्पॉन्स कर रहा है उसका रिस्पॉन्स कहिए, तो रिस्पॉन्स को हम लोग आउटपुट में देते हैं। ठीक है।
कोई बिहेवियर आप बच्चों को सिखा रहे हैं, उसमें कितना बिहेवियर वो सीखा, कितना नहीं सीखा, ये आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस पर आप जो समस्या कैसे निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों में अच्छी आदतों का विकास। आपने उसको इनपुट दिया कि ऐसे करो जी, जो बाहर से आते हैं उनको प्रणाम करो, ये करो। अब वो कितना सीखा या जाना है, तो उसके रिस्पॉन्स को देखेंगे कि वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर आते हैं वो नमस्कार करता है, तो हम जानते हैं कि हमने जो उसको सिखाया वो सीख चुका है ना। तो उसी तरह से कोई भी बिहेवियर हो बच्चे का, उसको आउटपुट के आधार पर हम उसका विश्लेषण करते हैं और उस आउटपुट से संबंधित भी समस्याओं को हम अपने रिसर्च में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा है वो है रिसर्च प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टीचिंग प्रोसेस। और इसी के बाद है प्रायोरिटी एरियाज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन इंडिया, यानी कि भारत के में शैक्षिक अनुसंधान के कौन कौन से मुख्य एरियाज हैं, क्षेत्र हैं। तो जबकि हम लोग जानते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान में क्या क्या आता है, ये आप लोग क्लियर हैं? हेलो, यस सर। शैक्षिक अनुसंधान में क्या क्या आएगा वो क्लियर है आप लोगों को? जी सर। तो अब भारत के कंटेक्स्ट में भी देखा जाए तो भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है, टीचिंग में तो सब लोग आप समझ गए। अब यहाँ केवल जोर दिया है इन इंडिया। तो अब इंडिया कहने का मतलब हो गया कि भारत में किस प्रकार के रिसर्च पूरा भारत, हाँ पूरे इंडिया में। तो पूरे इंडिया में विदेशों और भारत से क्या डिफरेंस हो सकता है? पहले ये हम जान लें कि पूरे वर्ल्ड के अन्य देशों से और भारत में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। उसी डिफरेंस में से केवल इंडिया के कंटेक्स्ट में हम लोग यानी कि इंडिया के कंटेक्स्ट में जो रिसर्च करेंगे वो एजुकेशनल रिसर्च जो होगा, वो शैक्षिक अनुसंधान जो होगा, वो भारत के संदर्भ में होगा। तो जैसे आप क्या क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे भाषा के लेवल पर, जैसे आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि शिक्षण किस भाषा में किया जाना चाहिए, किस मीडियम में किया जाना चाहिए, मातृभाषा में, है ना? जी आप लोग पढ़े हैं ना शुरू से ही। जी सर। तो अब मातृभाषा, तो भारत की मातृभाषा क्या होगी? हिंदी। जिस स्टेट में जो है, जिस एरिया में जो रह रहा है उसकी मातृभाषा वो। मातृभाषा तो अपने एरिया का हो गया सर। हाँ, देश का देश की राजभाषा होगा सर। तो भारत में जो भी शैक्षिक अनुसंधान होंगे वो भारत की भाषाओं से रिलेटेड होंगे। यस। अब यहाँ पर फ्रेंच से रिलेटेड नहीं लीजिएगा आप रिसर्च अनुसंधान रिसर्च, तो बल्कि जो हमारे क्षेत्र में जो हमारे भाषा है, अगर इस एरिया में करना है तो मैथिली से रिलेटेड बच्चों का करेंगे या मैथिली भाषा पर करेंगे, या आप दूसरा एरिया में चले जाइएगा आरा तरफ तो भोजपुरी में करेंगे। ठीक है, आप कंपैरेटिव करना है तो वो भी कर सकते हैं कि भोजपुरी क्षेत्र के पढ़ने वाले बच्चे और मैथिली क्षेत्र के पढ़ने वाले बच्चों में क्या समानता है या क्या उसमें विभेद है, ये सारी टॉपिक्स आप चयन कर सकते हैं। तो भाषा के आधार पर हो सकता है, एरिया के इंडिया के एरिया के आधार पर हो सकता है। उसी तरह यहाँ पर जो है कल्चर, कहें कि संस्कृति जो है हमारी इंडिया की अलग है, विदेशों का अलग अलग होगा। ठीक है, उसी के बावजूद धर्म के आधार पर भी संस्कृति बदलती है, कल्चर बदलता है। फिर उसके आधार पर लोकल फॉक है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्षेत्रीय स्तर पर
होती है। तो यहाँ पर वो एरिया चुनना है, प्रायोरिटी देना है कि भारत के संदर्भ में शिक्षा अनुसंधान क्या हो सकता है। अगर पॉलिसीज की बात करेंगे तो या टेक्स्ट बुक की बात करेंगे या अचीवमेंट की बात करेंगे तो भारत में या बिहार में जो टेक्स्ट बुक चलते हैं उसी से संबंधित अनुसंधान होने चाहिए, ना कि इंग्लैंड में जो बुक पढ़ाया जा रहा है उसके आधार पर। ठीक है ना। तो पाठ्य पुस्तक भी हमारी जो जिस एरिया से हम लोग हैं उसके आधार पर होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इसमें आपको कोई दिक्कत प्रायोरिटी एरिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन इंडिया बताइए। नो सर। ये समझ में आ गया? नो सर। यस सर, क्लियर। यस सर। चलिए, तो इसमें आप ये हम लोग 5 बिंदुओं पर कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। हाँ, इनका कोई एक बार सर स्क्रीन पर वो क्वेश्चन देते ना सर, ऊपर कौन सा वो जो अभी जो सर टॉपिक जो सर आप बता रहे थे सर, वही वो स्क्रीन पर तो जा रहा है, देखिए। नहीं आ रहा सर। नो सर, नहीं आ रहा है सर। नहीं आ वो रहा। कोई प्रेजेंटेड अलाउ किए हुए हैं। अच्छा, हाँ चलिए, अब जा रहा है, देखिएगा। अब जी जी। तो इसमें जो है जो फर्स्ट यूनिट के 5 जो पॉइंट्स हैं, इसमें किसी को दिक्कत एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या 5 पॉइंट है। पहला है बेसिस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंटेंट ऑफ एजुकेशन। थर्ड है प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिफरेंट स्टेजेस एंड सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन, प्रॉब्लम रिलेटेड टू टीचिंग प्रोसेस और प्रायोरिटी एरियाज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन इंडिया। सर एक बार वो थर्ड वाला थोड़ा बताते थे सर, प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिफरेंट स्टेज एंड सेक्टर्स। ये देख लीजिए, ये स्टेजेस और सेक्टर्स को समझने के लिए आप ये स्लाइड देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, सबको दिख रहा है? जी जी, हाँ जी सर। प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिफरेंट स्टेजेस एंड सेक्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र एवं विभिन्न स्तरों से संबंधित समस्याएं। इसमें टेबल देखिए, ये स्टेज है, प्रथम स्टेज। जब हम समस्या का चयन करेंगे तो पहले आपको टारगेट चुनना है कि आप किस पर रिसर्च करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने रिसर्च में विद्यार्थी को शामिल करना चाहते हैं। इसको अरे कोई तो ये अब आपको दिख रहा है पूरा? जी हाँ सर। तो इसमें देखिए, पहले आपको प्रथम चरण में सिलेक्ट करना है कि आपका टारगेट ग्रुप क्या होगा। आप विद्यार्थी पर करना चाह रहे हैं या अध्यापक को अपनी समस्या में लेना चाह रहे हैं, या प्रशासक को लेना चाह रहे हैं, या कर्मचारी को शामिल करना चाह रहे हैं, या बच्चों के अभिभावक को शामिल करना चाह रहे हैं, या बच्चों के पाठ्य पुस्तक को शामिल करना चाह रहे हैं, या उसके पाठ्यक्रम को शामिल करना चाह रहे हैं, या शिक्षा नीति को शामिल करना चाह रहे हैं, या शिक्षा विधि को शामिल कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप्स हुआ
कि किसको आप चयन करना चाह रहे हैं अपनी समस्या के लिए, अपनी अनुसंधान का जो टॉपिक है या रिसर्च प्रॉब्लम जो है किसके लिए आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपका टारगेट ग्रुप जी क्या हो, उसके बाद पहला सेकंड चरण टारगेट होगा सर। हाँ हेलो, फिर पहला आप चरण टारगेट होगा। हाँ हाँ तो अगर मान लिया आप विद्यार्थी चयन करते हैं, ठीक है कि हम विद्यार्थी पर करेंगे, तो विद्यार्थी किस लेवल का है, यानी कि पूर्व प्राइमरी लेवल का है या शिक्षा मतलब पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर है या प्राथमिक शिक्षा का विद्यार्थी है या माध्यमिक शिक्षा का विद्यार्थी है या उच्चतर शिक्षा का विद्यार्थी है या व्यावसायिक शिक्षा का विद्यार्थी है या तकनीकी शिक्षा का विद्यार्थी है या चिकित्सा विज्ञान का विद्यार्थी है या अध्यापक शिक्षा मतलब टीचिंग का विद्यार्थी है या प्रौढ़ शिक्षा का विद्यार्थी है। ठीक है, या उसी तरह से देखिएगा कि अध्यापक, तो अध्यापक किसका अध्यापक है, पूर्व प्राथमिक का है, प्राथमिक का है, माध्यमिक का है, उच्चतर का है। उसी तरह प्रशासक अगर चिन्हित करते हैं तो वो किसका है, पूर्व प्राथमिक का है, प्राथमिक का है। इस तरह से पहला ये टारगेट हुआ, फिर उसके बाद दूसरा चरण का उसको लेंगे। अब मान लिया यहाँ पर देखिए विद्यार्थी को लिया गया है, उसके बाद माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थी का लिया गया है। अब माध्यमिक में वो किसका मतलब अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो वो दर्शन शास्त्र से रिलेटेड आप कर रहे हैं, मतलब विज्ञान से कर रहे हैं, परीक्षा एवं मूल्यांकन थर्ड स्टेज में ये करेंगे, पाठ्यक्रम पर कर रहे हैं, वहाँ के फाइनेंशियल व्यवस्था पर कर रहे हैं। अगर मान लिया इधर आप लेते कर्मचारी को या प्रशासक को, तो उसमें ये आता प्रशासन तंत्र पर या शिक्षण नीति पर या विकास एवं इतिहास पर। ठीक है, फिर चौथा चरण में देखिए यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान में ये सारी चीजें आती है। उसी तरह दर्शन शास्त्र और कोई लेता है तो दर्शन से रिलेटेड आता है, परीक्षा मूल्यांकन से आता है तो परीक्षा मूल्यांकन से ये चेंज हो जाता है चौथा स्टेप। ठीक है, तो अगर इसने मनोविज्ञान किया है तो बुद्धि पर आयल करेगा या व्यक्तित्व पर करेगा या अभिरुचि पर करेगा, अभिवृत्ति पर करेगा, निष्पादन पर करेगा, समायोजन पर करेगा, मानसिक स्वास्थ्य पर करेगा या सृजनात्मकता पर करेगा। जब ये चयन कर लेंगे तब हमारा आ जाएगा समस्या का शीर्षक, समस्या या इसको प्रश्न। तो शीर्षक समस्या जैसे अगर ये चूज किया विद्यार्थी माध्यमिक मनोविज्ञान और व्यक्तित्व, तो क्या क्या हमारा समस्या हो गया, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का अध्ययन। समझे, ये हमारा समस्या हो गया। इन सभी को, इस सभी स्टेप्स को मिलाकर एक समस्या का निर्माण किया गया, जो हमारा समस्या कहलाया माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का अध्ययन। ठीक है, विज्ञान। अब उसी तरह फिर हो जाएगा इसमें कौन, अब ये जब टॉपिक हम लेंगे तो इसके प्रश्न क्या होंगे या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो इसके प्रश्न बनेंगे या इसको हम लोग कहते हैं समस्यात्मक प्रश्न। क्या माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं के व्यक्तित्वशील गुणों में अंतर है, यानी यहाँ पर दो वेरिएबल ले लिया, बॉयज और गर्ल्स, यानी कि बॉयज का जो है पर्सनालिटी टेस्ट गर्ल्स के पर्सनालिटी टेस्ट से अलग होता है, दोनों में अंतर है या नहीं है। समझे, ये दूसरा प्रश्न का निर्धारण किया जा सकता है कि व्यक्तित्व का शैक्षिक उपलब्धि पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं, या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, समझ में आ रही है। हेलो हेलो, यस सर, समझ गए सर। ठीक है ना, उसी तरह दूसरा टॉपिक भी ये ले सकता है, जैसे इसमें व्यक्तित्व को छोड़ के मानसिक स्वास्थ्य ले लिया,
तो माध्यमिक छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और उनकी शैक्षिक उपलब्धि से संबंध। तो इसमें प्रश्न हो सकता है, क्या माध्यमिक छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य का स्तर उनके शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करता है? हेलो। हाँ, हेलो, किनका आवाज आ रहा है? हेलो, अब माइक बंद कर कौशल दीजिए। जी है सर, कौशल जी। माइक बंद कर दीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट इसका प्रश्न हो सकता है, क्या माध्यमिक छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षिक उपलब्धि में धनात्मक संबंध है? यानी कहने का मतलब कि जिसका मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया है उसकी शैक्षिक उपलब्धि बढ़िया है या खराब है, इसको हम होगी लोग बढ़िया सर। डिनाइट कर सकते हैं। उसी प्रकार फिर हम किशोर किशोरियों की शैक्षिक व व्यावसायिक रुचियों पर ले सकते हैं। इसमें अलग अलग सा पॉइंट लेके, जी। तो इसके अंतर्गत प्रश्न आ जाएगा, क्या किशोर किशोरियां यानी कि छात्र छात्राओं की शैक्षिक व व्यावसायिक रुचियां समान है? यानी कहने का मतलब कि जो बॉयज की शैक्षिक और व्यावसायिक रुचियां हैं वही महिलाओं की भी या किशोरियों की भी है या नहीं, या ग्रामीण और शहरी किशोरों की व्यावसायिक रुचियों में भिन्नता है। यानी कि ग्रामीण में जो रहने वाले हैं उनके व्यवसाय की रुचियां और जो शहर में रहने वाले हैं उनके व्यवसाय की रुचियां वो सेम है या डिफरेंट है। उसी तरह से अगर कोई दर्शन में करना चाहता है, तो जैसे महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन, तो उस पे वो प्रश्न बना सकता है कि महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन माध्यमिक स्तर के अनुरूप है या नहीं, या पोस्ट बेसिक शिक्षा योजना में महात्मा गांधी का क्या योगदान है। फिर नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था। तो मध्यकालीन भारत में माध्यमिक स्तर की शिक्षा का क्या था, मध्यकालीन मदरसों की क्या विशेषताएं थी। तो इस प्रकार से आप स्टेप वाइज या डिफरेंट स्टेप्स से आप और क्षेत्र से अपनी समस्या का चयन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पहले से वीडियो भेजा हुआ है, इस पर आप देख भी ले सकते हैं। तो अब ये समझ में आ गया। हेलो, अब ये 5 टॉपिक में से किसी को कोई डाउट? हेलो, हो गया, क्लियर हो गया। जी ठीक है। यस सर। जी सर। और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप लोगों को। सर इस टॉपिक से अलग कुछ पूछना चाह रहे थे सर। क्या पूछे? कल सर जैसा कि वो राकेश सर बता रहे थे सर वीडियो में 5E के बारे में, एक्सप्लोर था और ऐसा ही कुछ था सर 5E, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहे थे सर। बताइएगा तब, हम तो नहीं सुने थे। वो 5 बताइए। एक मिनट बता रहे हैं सर, एक मिनट। अंशुमान जी अपना प्रेजेंटेशन ऑफ कर दीजिए। आपका स्क्रीन आ रहा है डिस्प्ले में। स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दीजिए। आपके मोबाइल पर दिख रहा है ना अंशुमान, स्टॉप प्रेजेंटिंग वो। सर बाद में पूछ लेंगे सर, अभी उसकी कल पूछ लेंगे सर उसके बारे में। अच्छा, वो 5E के बारे में कल सर। ठीक ठीक। तो वीडियो फिर से देखेंगे ना सर, उसके बाद फिर पूछेंगे।
तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट कल आप लोग 12 बजे तैयार रहिएगा, ठीक है? ओके ओके सर। उसके बाद हम लोग ये जो लास्ट है इसका। हेलो हाँ हेलो। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर जो 5 स्टेप बताया आपने, हाँ तो उसमें सर पूरा तो बस एक का मतलब जो हम लोग करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में बताया कि 3 स्टेप होते हैं, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस। हाँ हाँ। तो जब हम रिसर्च में आएंगे तो रिसर्च में तो सबसे पहले तो मेरा होगा एनालिसिस, किसी भी चीज का एनालिसिस कर। ना ना यहाँ एनालिसिस थोड़ी है। अब जब हम इसको स्टेप्स पर आएंगे रिसर्च का, तो ये देखिए है जी एन ओवरव्यू ऑफ रिसर्च प्रोसेस, समझ गए ना? इसमें 8 स्टेप होते हैं एंड 8 स्टेप मॉडल, ठीक है ना? जब रिसर्च हम करेंगे तो अभी तक हम केवल यह जान रहे थे कि कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम या समस्या या जिसको आप कहते हैं टॉपिक, या आपने रिसर्च के लिए टॉपिक, या आपने लघु शोध के लिए टॉपिक, डिसर्टेशन के लिए टॉपिक का चयन कैसे करेंगे, ठीक है ना? ओके या इसका अभी तक हम लोग ये वाला स्टेप देख रहे थे, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। दिख रहा है स्क्रीन पर? हाँ सर। स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है ना? नहीं हो रहा नहीं है। सर, स्क्रीन पे नहीं आ रहा, स्क्रीन पे आप ही हैं। नहीं अब जाएगा। असल में दूसरा स्क्रीन कर देता है ना। ये देखिए फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है? दिख रहा है अब? नहीं सर, आप ही दिख रहे हैं सर। नहीं मैं किस दिख रहा हूँ? कोई फिर कर दिया क्या स्क्रीन में? नहीं देख रहे हैं सर, स्क्रीन पर सर आ रहा है। आप स्लाइड कीजिए दाएं बाएं तब। हाँ आ गया पिन किया मैंने। हैं? ठीक है ना? हाँ, अब आ रहा है सर। जी सर। हाँ तो यहाँ पर जो आप रिसर्च प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कल डिस्कस करेंगे एन ओवरव्यू ऑफ रिसर्च प्रोसेस। इसमें 8 स्टेप मॉडल है, जिसमें कि अब तक हम केवल इतना पर कोशिश कर रहे थे, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड करने के लिए क्या कैसे हम कर सकते हैं, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, ये सारे चीजें ऊपर वाले जो हैं इसी पर संदर्भित है, ठीक है? लेकिन सर एक चीज जानना था, मतलब जो स्टेप होता है रिसर्च का, जैसे कि हम लोग पूर्व में पढ़े थे, उसमें था सबसे पहले एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, प्रेजेंटेशन। ये कहाँ पढ़े हैं? इससे पूर्व में सर जैसा कि हम जान रहे थे कि ना, किसी भी ना। चीज को रिसर्च कोई करने भी- से पहले एनालाइज करेंगे। ना ना ना, वैसा कोई हमने कोई कभी नहीं बताया है। आप पिछला क्लास जो पिछले साल हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें देख लीजिए। जी जी। पहला जब भी स्टेप आएगा, और ये स्टेप हमने पिछले साल भी बताया था कि इस स्टेप को आप सिस्टमेटिकली आप याद कर लीजिए कि ये स्टेप होगा, उसके बाद ही दूसरा होगा। यानी कि पहला स्टेप्स कोई भी रिसर्च का होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, समझ गए ना? तो जब पहले हम आइडेंटिफाइड करते हैं कि कैसे हम कौन सा हमारा रिसर्च प्रॉब्लम होगा, तो रिसर्च प्रॉब्लम एजुकेशनल रिसर्च में ऊपर से इन सारी बातों से हम सीखेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम हमारा क्या हो सकता है, या अब तक जो हमने स्टडी किया उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमारा रिसर्च प्रॉब्लम या अनुसंधान हो सकता है, या किसको हम प्रायोरिटी दें। देंगे। ठीक है ना? हाँ बताइए और कुछ, और नहीं होगा तो आप बुक में देख लीजिएगा स्टेप्स। और सर हिमांशु जी जो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि मतलब स्टेप बाय जो 8 तो है वो पूछ रहे हैं, तो उसके हिसाब से पहला आप कह दिए, दूसरा होता है कि समस्या नवीन है या नहीं, तीसरा होता है कि वह सार्थक है या नहीं, हाँ। चौथा होता है अनुसंधानकर्ता की रुचि उसके अनुकूल है या नहीं,
ये शायद हिमांशु जी ये तो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करने का स्टेप्स हुआ। जी रिसर्च का वो स्टेप्स तो वो कर रहे थे, एनालाइज करेंगे, पहले यूज करेंगे, तो वो रिसर्च समस्या को चुनने में कर सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। जी आपको आपको जो मटेरियल देते हैं हिंदी में, उसमें देखिए लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, है ना। ओके सर। पीडीएफ में कल भेजे थे, हाँ इसको इसको पढ़ लीजिएगा कि कैसे हम रिसर्च प्रॉब्लम का चयन करते हैं और कौन हमारा रिसर्च प्रॉब्लम हो सकता है, इसका भी हम लोगों ने जिक्र किया है। समझ गए? कौन हमारा एजुकेशनल रिसर्च का प्रॉब्लम कौन हो सकता है, इस पर ये सारी चर्चाएं हुई। कुछ समझ में आ रहा है? और क्या क्या सिलेक्शन करेंगे वो आप करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग इस पर आएंगे और ये बेसिकली इसी पर सारा चीज, ये जो सारा चीज है ना उसी पर बेस्ड है, सर। ठीक है ना। इसी के बाद एकदम इसका लास्ट उद्देश्य यही है, राइटिंग है रिसर्च प्रपोजल। समझे? ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्लास को ऑफ करें। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक, ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू सर।